वेलकम टू बॉटनी नॉलेज एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं फराज चौधरी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज, उसके पहले टॉपिक यानी कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के टॉपिक में ये चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो कंटेंट कवर करेंगे आज के टॉपिक में। कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होती है। उसके बाद हम गैसेस एक्सचेंज को देखेंगे। उसके बाद हम ब्रीथिंग का प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन लैंड प्लांट के अंदर हम स्ट्रोमेटा और लेंटिसल को स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट देखेंगे, यानी कि ऐसे पौधे जो पानी में मौजूद होते हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की डिटेल की तरफ। अगर गैसेस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा बुनियादी प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जो इस काबिल बनाता है उस ऑर्गेनिज्म को कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के दरमियान जो गैसों का तबादला है वो कर सके। इसके साथ साथ जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म ऑक्सीजन हासिल करता है जो वो अपने सेलुलर रिस्पिरेशन में इस्तेमाल करता है और उसके नतीजे में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसी प्रोसेस के ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म अपने जिस्म से गैर ज़रूरी गैसों को खारिज भी करता है। इसके साथ साथ गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है, इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि हर सेल के पास ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो, ताकि वो सेलुलर रिस्पिरेशन कर सके और एनर्जी पैदा कर सके। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज भी कर सके ताकि वो अपनी नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल के अंदर इंक्रीज़ कर जाए तो सेल अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। तो आइए चलते हैं अब सेलुलर रिस्पिरेशन की तरफ। जी, सेलुलर रिस्पिरेशन एक ऐसा वाइटल मेटाबॉलिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर हो रहा होता है, जैसा कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इस प्रोसेस का बुनियादी मकसद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन है, जैसा कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस प्रोसेस के ज़रिए से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड्स की टूट फूट होती है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं जब भी बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो उसके नतीजे में एनर्जी पैदा होगी और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी की फॉर्म में पैदा होगी। और एटीपी जो है वो एक यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है सेल की, यानी सेल की वो एनर्जी करेंसी जो सेल एनर्जी जिस फॉर्म में यूज़ कर सकता है वो एटीपी है। दिस एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेलुलर रिस्पिरेशन के ज़रिए से, ये मुख्तलिफ़ सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इतना ही नहीं बल्कि ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज़म के अंदर होने वाले फंक्शंस को मेंटेन भी करती है। अब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज के बारे में। सबसे पहले हम गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन को देखते हैं। गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान गैसों का तबादला होता है। एक ऑर्गेनिज़म अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हासिल करता है और उसके नतीजे उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में खारिज कर देता है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो बेसिकली स्टोमेटा के ज़रिए से होता है, जो कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि लंग्स या गिल्स, जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान गैसों का तबादला होता है। अगर हम गैसेस एक्सचेंज के मकसद की बात करें कि पर्पज़ क्या है इसका,
तो गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज़म की जिस्म के अंदर या एक ऑर्गेनिज़म के सेल्स के अंदर जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल रहे। अगर गैसेस की कंसंट्रेशन जिस्म के अंदर या सेल्स के अंदर नॉर्मल से डिस्टर्ब हो जाए तो वो सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है वो बेसिकली डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन को देखें तो डिफ्यूजन जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की एक मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब लंग्स के अंदर गैसेस का एल्वोलाई से ब्लड के अंदर जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। अब अगर हम बात करें कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है तो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर होता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। स्टोमेटा बेसिकली स्मॉल माइन्यूट किस्म के पोर्स होते हैं जो कि लीफ एपिडर्मस में होते हैं, जो कि लीफ की लोअर एपिडर्मस में ज़्यादा होते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो गिल्स के ज़रिए, और अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो खुश्की पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें तो उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसे हम लंग्स कहते हैं, लंग्स के ज़रिए से होता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन की। दिन के वक्त प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक प्लांट सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है और एज अ रिज़ल्ट शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन खारिज करता है। यही ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होती है ये प्लांट सेलुलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करता है और इसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके नतीजे से प्लांट अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करता है और उसके नतीजे में बनी हुई ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग को वेंटिलेशन भी कहा जाता है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन रिच एयर को अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपनी बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं ताकि एक मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उससे निजात पा सकें। अगर हम ब्रीथिंग के पर्पस की बात करें तो ब्रीथिंग का जो प्राइमरी पर्पस है वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना होता है ताकि उसको सेलुलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और इसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाली वेस्ट गैसेस को बॉडी से एक्सपेल भी किया जा सके। अगर ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म की बात करें तो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस इनहेलेशन या इंस्पिरेशन भी कहलाता है और दूसरे प्रोसेस को एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन भी कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज़म का अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हवा को जिस्म के अंदर ले जाना इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहलाता है, जबकि किसी ऑर्गेनिज़म का अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म के अंदर से हवा को बाहर एटमॉस्फेयर में खारिज कर देना एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहलाता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि ब्रीथिंग का प्रोसेस किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है तो ब्रीथिंग का प्रोसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जिनके अंदर वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और कुछ इंसेक्ट्स भी शामिल होते हैं। तो चलिए इन डायग्राम की मदद से हम रिस्पायरेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सहेलेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। एक्सहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करके
अपने जिस्म से गैसेस को अपनी सराउंडिंग में खारिज करता है। इस दौरान जो चेंजेस आते हैं उसमें रिब्स का लोअर डाउन हो जाना और डायाफ्राम का ऊपर की तरफ उठ जाना है। इसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से लंग्स के अंदर मौजूद जो गैसेस होती हैं वो हम अपनी नेसल कैविटी के ज़रिए अपनी सराउंडिंग में रिलीज़ कर देते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आपको इनहेलेशन का प्रोसेस दिखाया गया है जो एक्सहेलेशन का रिवर्सल होता है। इनहेलेशन के दौरान एक ऑर्गेनिज़म अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए सराउंडिंग से एयर को अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है और इस दौरान जो चेंजेस आते हैं उसमें रिब्स का ऊपर की तरफ उठ जाना और इसके साथ साथ डायाफ्राम का लोअर डाउन हो जाना शामिल है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से हवा जो है वो सराउंडिंग से हमारे लंग्स के अंदर मूव कर जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज इन लैंड प्लांट की, तो प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक प्लांट अपनी इंटरनल टिश्यूज़ और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान गैसों का तबादला करता है। बेसिकली प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज में गैसेस इन्वॉल्व होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन शामिल हैं। गैसों का ये तबादला प्लांट के इंटरनल टिश्यू और उसकी सराउंडिंग के दरमियान एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से होता है जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। स्टोमेटा बेसिकली छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीफ की सरफेस के ऊपर भी हो सकती हैं और स्टेम पर भी मौजूद हो सकती हैं। अगर लीफ के अंदर देखा जाए तो लीफ की लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यही स्टोमेटा जो हैं ये प्लांट के इंटरनल टिश्यू और उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान गैसों के तबादले को अलाउ करते हैं ताकि प्लांट नॉर्मल तरीके से फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के दौरान एक प्लांट अपने ओपन स्टोमेटा के ज़रिए से अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से एक प्लांट शुगर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लीफ इंटीरियर की तरफ डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव करती है और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं किसी एक मेम्ब्रेन के ज़रिए से। उसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के इंटीरियर में पहुंच जाती है तो वहां से ये मूव करती हुई पैलिसेड मेसोफिल सेल्स तक पहुंच जाती है और पैलिसेड मेसोफिल सेल ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम हो रही होती है। जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट पैदा होती है। यही ऑक्सीजन जो है ये स्टोमेटल पोर के ज़रिए से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीफ सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दोबारा डिफ्यूजन के ज़रिए से यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और इसी दौरान स्टोमेटल पोर्स के ज़रिए से ये हवा के अंदर खारिज हो जाती है। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन के दौरान एक प्लांट ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिकल प्रोसेस के नतीजे से पैदा होती है। अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन के दौरान भी गैसेस का जो तबादला है वो स्टोमेटा के ज़रिए से ही होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली गैसेस की डायरेक्शन के रिवर्स होती है। तो अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि प्लांट लीफ की लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात कुछ प्लांट्स के अंदर ये दूसरी सरफेसेस पर भी मौजूद होते हैं। स्टोमेटा के अंदर हर स्टोमा जो है वो एक पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल के साथ घिरा हुआ होता है। इन सेल्स को हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं।
गार्ड सेल्स जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर मूव होता है तो गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, और इस दौरान स्टोमेटा ओपन हो जाता है और गैसों का तबादला शुरू हो जाता है। जब गार्ड सेल से वाटर लॉस होता है तो गार्ड सेल्स फ्लसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, और इस तरह से प्लांट जो है वो वाटर के एक्सेस लॉस को कंट्रोल कर लेता है, प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम आने वाली डायग्राम में गैसेस एक्सचेंज को देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। रिस्पायरेशन के दौरान एक प्लांट ऑक्सीजन को गेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका रिवर्स हो रहा होता है। एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहा होता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा होता है। तो आइए अब हम देखते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को। बेसिकली स्टोमेटा लीफ की लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। एक साइड पर आप देख सकते हैं स्टोमेटा ओपन और दूसरी साइड पर स्टोमेटा क्लोज। जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, और इस दौरान स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल से वाटर रिमूव होता है तो उस दौरान गार्ड सेल्स दोबारा से फ्लसिड हो जाते हैं और इस दौरान स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा के अंदर बेसिकली सेंट्रल पोर को स्टोमा कहा जाता है, और उसके इर्द गिर्द मौजूद ये दो बीन शेप जो सेल्स मौजूद हैं इनको गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। इसी तरह गार्ड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और सेल वॉल मौजूद होती है। गार्ड सेल की दो सरफेसेस होती हैं। इनर सरफेस थिक और कनकेव होती है, जबकि आउटर सरफेस कन्वेक्स और थिन वॉल्ड होती है। तो अब हम बात करते हैं लेंटिसेल्स की। लेंटिसेल्स आर स्मॉल रेज्ड corky pores or openings found on the stem, branches and sometimes fruits of woody plants. Lenticels basically छोटे छोटे उभरे हुए सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जो कि स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर और वुडी प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्लांट के अहम किरदार अदा करते हैं, और ये प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के दरमियान गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जैसा कि हम नीचे दी गई इमेजेस में लेंटिसल्स देख सकते हैं, जो कि ब्रांचेस के ऊपर या स्टेम के ऊपर मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स पानी के अंदर डूबी हुई रहती हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। इन्हीं पोर्स को इस्तेमाल करते हुए ये प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ। इन प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से ऐसे प्लांट्स की रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप नीचे दी गई इमेज में देख सकते हैं कि जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिफ्यूज़ हो सकती है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिफ्यूज़ होती है, और कुछ ऑक्सीजन जो है वो सेडिमेंट्स में अब्जॉर्ब भी हो जाती है। लेकिन वाटर के अंदर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसा कि एल्गी, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं जैसा कि फिशेस। एक्वेटिक प्लांट जैसा कि एल्गी, इनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, और फ़ोटोसिंथेसिस के नतीजे में
ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और यही ऑक्सीजन एनिमल्स जो हैं वो सेलुलर रिस्पिरेशन के ज़रिए इस्तेमाल करके दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान गैसेस का तबादला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। आप मुझे इसकी रीज़न बताएं कि ऐसा क्यों रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए।